बोले अब तुम दिल्ली में हमारे आदमी की टेलीफोन कॉल का इंतजार करना, आगे तुम्हारा अपना मिशन है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, हमें बेहद एहतियात से काम लेना होगा, जरा सी भूल तुम्हें इंतहाई अजियतनाक मौत के हवाले कर सकती है। एक बात तुम्हें बताने की शायद जरूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा राज फाश हो गया और तुम पकड़ लिए गए तो तुम किसी हालत में भी पाकिस्तान के बारे में जबान से एक लफ्ज नहीं निकालोगे। मैंने बॉस का हाथ आहिस्ता से दबाया और पुर यकीन लहजे में कहा, पाकिस्तान पर जान कुर्बान कर सकता हूँ, पाकिस्तान से बेवफाई करने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। बॉस ने मुझे गले लगा लिया, फिर हाथ हिलाकर बोला, ओके कैप्टन राम किशन मेहता, राम राम। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, राम राम। बाहर अंधेरे और सख्त पहाड़ी सर्द रात में एक बंद जीप पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। उसका दरवाजा खोल दिया गया। मैं तेजी से जीप की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ब्रीफकेस मैंने घुटनों पर रख दिया था। जीप पहाड़ी की ढलवान उतरने लगी। उसके सिर्फ साइड लाइट सी रोशन थी। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। मैं भी अपने मिशन के तफक्कुरात में गुम खामोश बैठा बाज नशीबो फराज पर गौर कर रहा था। उस वक्त मैंने अपने ऊपर राम किशन मेहता की शख्सियत को तारी कर लिया था। रात के 2:30 बजे होंगे। उस वक्त जीप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई नीचे वादी में उतर आई। आगे हमने एक नदी का पुल अबूर किया, जहां गार्ड ने हमें चेक किया। उन्हें हमारे बारे में पहले ही बता दिया गया था। जीप पुल पार करके एक वादी में दाखिल हो गई। अंधेरी सर्द रात में मुझे जीप के शीशे में से दूर दूर पहाड़ियों के स्याह दीवार नजर आई। अब रास्ता ना हमवार था। जीप हिचकोले खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। एक जगह जीप में छोटा सा टर्न लिया और रुक गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, प्लीज कम आओ। मैंने जीप से बाहर निकल आया। मेरा सूट अगरचे गर्म था, मगर ओवरकोट न होने की वजह से सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने कोट के कॉलर ऊपर कर लिए। ड्राइवर अंधेरे में आगे आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे था। सामने एक छोटी सी टेकरी थी। जहां पहुंचे तो एक तरफ से अचानक 2 फौजी जवान निकलकर सामने आ गए। उन्होंने पासवर्ड पूछा। मेरे साथी ने उसे उस रात का पासवर्ड बताया और करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा। दोनों फौजी जवान फौरन अंधेरे में वापस चले गए। टेकरी के पार पहुंचकर मेरा साथी ड्राइवर झुककर बैठ गया। उसने मुझे भी झाड़ियों की ओट में बैठने का इशारा किया। फिर सामने की तरफ इशारा करके आहिस्ता से कहा, सर यहाँ से आगे 2 फरलांग के बाद इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मैं आपके साथ यहाँ तक आ सकता था, आगे आपको अकेले जाना होगा। नक्शे पर से मुझे ये इलाका अच्छी तरह जहन नशीन करवा दिया गया था। मैंने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने के लिए कहा। मेरा साथी जीप ड्राइवर कुछ कहे बगैर पीछे को खिसकता अंधेरे में गुम हो गया। अब मैं अपने खतरनाक मिशन के साथ कैप्टन राम किशन मेहता की हैसियत से बिल्कुल अकेला था। मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पीछे से मुझ पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इंडिया के बॉर्डर की जानिब से गोली फायर हो सकती थी। इस एतबार से मुझे बड़ी एहतियात के साथ 2 फरलांग का फासला तय करना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया, दिल में कलिमा पढ़ा और टेकरी से उतरने लगा। वादी में पहुंचकर मैं जंगली झाड़ियों के साथ साथ अपने आप को घिसाता हुआ गुजरने लगा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया। 1 फरलांग का फासला तय किया तो मुझे पसीना आ गया। ये अच्छी बात थी। अब मैं झुक कर चलने लगा और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। मैं एक मुख्तसर सी वादी में था, जिसके अकब में मकबूजा कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जम्मू और हिमाचल प्रदेश की तरफ चला गया था। आसमान पर सितारे ठिठरे हुए चमक रहे थे। मेरी पतलून के पांचे शबनम में भीग गए थे। झाड़ियां छदरी हो गई थी। अंधेरे में ऊंचा नीचा खुला मैदान नजर आने लगा था। अभी तक इंडिया की किसी चेक पोस्ट से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। खतरा सिर्फ यही था कि किसी तरफ से कोई फायर ना आ जाए। खुली जगह पर आया तो यूं महसूस होने लगा कि मुझे देखा जा रहा है। मैं बैठ गया। मेरा सांस किसी हद तक फूल रहा था। जरा सांस ठीक किया और फिर झुककर आगे बढ़ने लगा। मेरी चटी हिस्स कह रही थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूं और फिर ये बात दुरुस्त निकली। मैं चंद कदम ही बढ़ा हूंगा कि एक हल्के से धमाके के साथ फायर बुलंद हुआ और देखते देखते सारा इलाका इस रोशनी के फायर से दिन की तरह रोशन हो गया। मैंने इंतहाई अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए और वहीं बैठ गया। दबदब की आवाजों के साथ किसी खंदक से निकलकर 2 फौजी मेरे सर पर मौजूद थे। उनकी राइफलों की नालियों का रुख मेरे सर की तरफ था। उनमें से एक ने डोगरी लहजे में कहा, पाकिस्तानी कमांडो है। दूसरे ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी और उठने का हुक्म दिया। मैंने पुरअतमाद लहजे में हिंदी जबान में कहा, मैं कैप्टन राम किशन मेहता हूँ, मुझे कमांडर के पास ले चलो। एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाया और आगे खुद धकेला। आगे लग जा साले। दूसरे ने मेरे ब्रीफकेस पर कब्जा कर लिया। अरे स्मगलर है सीताराम, इसमें मोती हीरे होंगे। मैंने उन्हें अंग्रेजी में गाली दी और डांट कर कहा, मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। कमांडर के पास चलो, मैं एयर क्रैश में बच गया हूँ। मेरा नाम कैप्टन राम किशन मेहता है। वो कुछ मुतासिर हो गए थे, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी राइफलों की जद में लिए रखा और नशेब की जानिब एक जगह बने हुए ज़ेर ज़मीन बंकर में ले गए। बंकर के अंदर लालटेन जल रही थी और एक फौजी कैंप कार्ड पर सो रहा था। वहां मजीद 2 फौजी आ गए और लालटेन की रोशनी में मुझे घूरने लगे। ये इंडियन फौज की किसी बॉर्डर रेजिमेंट के सिपाही थे। बंकर में सोए हुए कमांडर को जगाया गया। वो एकदम उठकर आंखें मलता हुआ बाहर आया।
मुझे गौर से देखा और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? फौजी ने उसे बंकर में उठाने के बाद मेरे बारे में बताया था। मैं जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम राम किशन मेहता है, मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्रेटरी हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड है, सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ, मैं बड़ी मुश्किलात के बाद पाकिस्तानी इलाके से भाग कर आया हूँ। बॉर्डर कमांडर ने लालटेन के पास जाकर मेरा कार्ड देखा। कार्ड जाली नहीं था बल्कि असली कैप्टन राम किशन मेहता का था। इस दौरान में मैं भी बंकर में दाखिल होकर एक स्टूल पर बैठ गया। मेरा ब्रीफ केस मेरे घुटनों पर था। कमांडर ने फौरन पीछे रेजिमेंट कमांड पोस्ट में टेलीफोन कर दिया। दूसरी तरफ से मालूम नहीं क्या जवाब मिला, मगर उसका रद्द-ए-अमल हिम्मत अफजा था। कमांडर ने उसी वक्त मुझे पानी पिलाया। इस दौरान में मैंने उसे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे की तबाही का पूरा वाकया सुना दिया। इस हादसे को 1.5-2 माह गुजर चुके थे। कमांडर ने मेरे कागजात चेक किए, मेरा पासपोर्ट देखा और बोला कि आपको हमारे आदमी पीछे रेजिमेंटल ऑफिस में ले जाएंगे, वहां हमारे कर्नल गुप्ता साहब मौजूद हैं। उसने अपने 2 फौजियों को हुक्म दिया कि मुझे कर्नल गुप्ता के ऑफिस में पहुंचा दिया जाए। अब सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी हिमाचल प्रदेश और जम्मू की पहाड़ियों के पीछे से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। ये जम्मू और मकबूजा कश्मीर का दरमियानी इलाका था, बल्कि रामबन के बहुत पीछे का इलाका था। मैं एक बार इस वादी से निकल चुका था। कर्नल गुप्ता को मेरे बारे में इत्तला मिल चुकी थी। वो अपने ज़ेर ज़मीन और आधे ज़मीन के ऊपर बने हुए कैंप ऑफिस से बाहर ही खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में चाय तमक था और वो वर्दी में था। सर पर उसने गर्म ऊनी टोपी लपेट रखी थी। मैंने करीब जाते ही उसे सैल्यूट किया, क्योंकि अगरचे मैं बाकायदा फौज में नहीं था, फिर मेरा ओहदा कैप्टन का था और एक कर्नल को सैल्यूट करना मुझ पर वाजिब था। कर्नल गुप्ता ने सैल्यूट का जवाब दिया और पंजाबी लहजे में तहकुमाना अंदाज में पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, सर मैं कैप्टन राम किशन मेहता हूँ। उसके साथ ही मैंने इंतहाई मौसर अंदाज में उसे दिल्ली से मॉस्को जाते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयरफोर्स के तैयारे के क्रैश की पूरी कहानी मुख्तसर अंदाज में बयान कर दी। फिर कहा, इसमें मेरे सारे सीक्रेट कागजात मौजूद है सर। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा थी कि मैं पाकिस्तानी फौज के काबू में नहीं आया और हर हालत में ये सीक्रेट कागजात बचा कर ले आया हूँ। वो मुझे अंदर ले गया और लालटेन की रोशनी में मेरा पासपोर्ट, आईडी कार्ड और कागजात गौर से देखने लगा। मैंने कहा, सर प्लीज दिल्ली में मेरे हेडक्वार्टर के डायरेक्टर वर्मा जी को फोन पर इत्तला कर दी जाए। उन्हें ये खुशखबरी सुनाइए कि मैं जहाज के हादसे में नहीं मरा, मैं जिंदा हूँ और मैं सीक्रेट फाइल बचा कर ले आया हूँ। कर्नल गुप्ता के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि जब उसने वहीं से दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में वर्मा के घर पर फोन करके मेरी इत्तला दी तो उसने बेताबी से कहा, मेरी बात करवाऊं। मैंने अपने डायरेक्टर से फोन पर बात की और उसे वही कहानी सुनाई जो मैं इससे पहले कर्नल गुप्ता को सुना चुका था। वर्मा साहब को सिर्फ ये जरूर बताया कि मॉस्को की सीक्रेट फाइल मेरे पास महफूज है। इससे मेरी मुराद कर्नल गुप्ता पर असर डालना था, ताकि बॉर्डर के इलाके से किसी न किसी तरह निकल जाऊं। हमारे डायरेक्टर वर्मा ने कर्नल गुप्ता से बात करके मेरी तस्दीक कर दी। कर्नल गुप्ता ने फौरन मुझे चाय और कमांड पोस्ट के लंगर खाने से गर्म गर्म पूरियां मंगवा कर खिलाई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि 1 माह के बाद मैंने तसल्ली से भोजन किया है। फिर मैंने कर्नल गुप्ता को अपनी तवील जिद्दोजहद और पाकिस्तानी इलाके में सीक्रेट इंडियन फाइल को सीने से लगाए दरबदर फिरते रहने की फर्जी दास्तान सुना डाली। वो मेरी बहादुरी की तारीफ करने और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहने लगा। उसने मेरे कांधों पर कंबल उड़ा दिया, क्योंकि वहाँ काफी सर्दी थी। हम पहाड़ के नशेब में थे जहाँ अभी सूरज की धूप नहीं पहुंची थी। नाश्ते के बाद मैंने गर्म पानी से उसी वक्त शेव की, मुंह हाथ धोया, आईने में अपनी शक्ल का अच्छी तरह से जायजा लिया। मेरी और कैप्टन राम किशन मेहता की शक्ल में कोई फर्क नहीं था। आधे घंटे बाद ऊपर से एक जीप आ गई, जिसमें बैठकर मैं जम्मू की तरफ रवाना हो गया। दिन के 10 बज रहे थे जब हमारी जीप जम्मू के शहर में दाखिल हुई। इस शहर में भी अपने कमांडो मिशन के दौरान मैंने बड़े मार के मारे थे, मगर उस वक्त मेरी शक्ल आमिर की थी और अब मेरी शक्ल कैप्टन मेहता की थी और मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। जम्मू इंटेलिजेंस ऑफिस में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों और अहलकारों ने मेरा स्वागत किया। मेरी तस्वीर उनकी फाइल में मौजूद थी, जिसमें और मेरी शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। रस्मी तौर पर मेरा पासपोर्ट और आईडी कार्ड चेक किया गया। सीक्रेट फाइल के कागजात मैंने सिर्फ डायरेक्टर जम्मू इंटेलिजेंस को ही देखने के लिए दिए थे। उसने फाइल को एक नजर देखा। फाइल बिल्कुल असली थी। जगह जगह इंडियन वजारत दाखिला और CIB के अफसरों की मोहरें लगी थी, जो सबकी सब असली थी। फाइल बड़े एहतराम से मेरे हवाले कर दी गई। यहाँ से एक बार फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में फोन करके मेरे डायरेक्टर वर्मा से बराह रास्त मेरी बातचीत करवाई गई। वो बेहद खुश थे और बार बार कह रहे थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुम न सिर्फ क्रैश में जिंदा बच गए बल्कि सीक्रेट फाइल भी बचा कर ले आए। जम्मू में भी सब ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो आपके जीवन से भी निराश हो चुके थे। दोपहर को वहाँ के अफसरों के साथ मैंने भोजन किया।
गुस्ल करने के बाद ताज़ा दम हुआ और 2 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली की तरफ प्रवास कर गया। पहला मरहला बखैर खूबी तय हो गया था। अब सबसे कठिन मरहला दिल्ली में मेरी राह देख रहा था और मैं जहनी तौर पर इस मरहले की कड़ी से कड़ी आजमाइश के लिए पूरी तरह तैयार था। जहाज में मैं सो गया। ये जगह नींद करने के लिए बेहद मौजू थी। जहरीला सिगार वैसे ही मेरी जेब में था। किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था। मैं खिड़की में से नीचे देख रहा था। धूप निकली हुई थी। गुरूब आफ्ताब का वक्त ज्यादा दूर नहीं था। दिल्ली शहर की कदीम और जदीद इमारतें नरम धूप में साफ नजर आ रही थी। एक जानिब मुझे कुतुब साहब की लाठ और दाहिनी जानिब जामे मस्जिद के मीनार और गुंबद दिखाई दिए। फिर जहाज रनवे पर लगते ही दौड़ने लगा और उसकी रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज से निकलकर लाउंज में आया तो खुदा जाने कौन लोग थे जो फूलों के हार लिए मेरी तरफ बढ़े। ये गालिबन मेरे दिल्ली के अफसरान और अहलकार थे, लेकिन मैंने अपनी वालिदा, बहन कृष्णा कुमारी और खास तौर पर सुजाता अपनी महबूबा को पहचान लिया। वालिदा ने मुझे सीने से चिमटा लिया। वो रोए जा रही थी। मैंने उनके पांव छू लिए। मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी तो मुझसे लिपटी जा रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। उसका खावंद हरि प्रसाद भी वहां आया था। उसने भी मुझे गले लगा लिया। दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे जिनके बारे में मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम होने वाला था कि इनमें से कौन क्या है। मेरी महबूबा सुजाता मेहता मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रही थी और मेरे पहलू में थी। मैंने अपनी वालिदा के कांधे पर हाथ रखा हुआ था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैंने पाकिस्तान की कैद में बड़े मुसीबत के दिन गुजारे हैं, बड़ी अजियत बर्दाश्त की है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरे डायरेक्टर वर्मा साहब की तस्वीर भी मुझे पाकिस्तान में दिखा दी गई थी। उनसे मैंने इंतहाई अदब और गर्मजोशी से बगलगिरी की थी और हाथ जोड़कर कहा था, सर भगवान ने बड़ी कृपा की कि कागजात बचा कर ले आया हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी और कहा, कैप्टन मेहता हमें तुम पर बड़ा गर्व है। मैंने ब्रीफ केस उनके हवाले कर दिया। दफ्तर के दूसरे लोग भी मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकते थे। उनकी सूरतों से मैं आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा था। वर्मा जी ने बाहर आते ही कहा, मेहता जी तुम अब घर जाकर अपने परिवार के पास आराम करो। बेशक कल भी छुट्टी कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर दर्शन कर लूंगा। परसों मैंने जनरल मीटिंग रखी है। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। एक एम्बेसडर भारतीय गाड़ी जिसमें मेरी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी, सुजाता मेहता और हरि प्रसाद जी बैठकर अपने दिल्ली नगर वाले बंगले की तरफ चल पड़े। कृष्णा के बच्चे भी उस गाड़ी में बैठे थे। माता जी ने मुझे अपने गले से लगा रखा था। सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं असली कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं हूँ। अपने मोती नगर वाले बंगले की तस्वीर भी मुझे पहले से दिखा दी गई थी। जब गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई मोती नगर के इलाके में पहुंची तो एक मोड़ काटने के बाद उसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैंने तस्वीर वाले बंगले को पहचान लिया। मैंने माता जी से कहा, माता जी मुझे लगता था अब अपने घर के दर्शन कभी नहीं होंगे। माता जी रोने लगी। फिर मेरा माथा चूमकर बोली, पुत्र मैंने भगवान कृष्ण और काली माता से प्रार्थना की थी, कुतुब जी पर भी जरी की चादर चढ़ाऊंगी। हे भगवान तूने विधवा पर बड़ी कृपा की। मैंने पीछे से हाथ खिसकाकर सुजाता का हाथ दबाया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। गाड़ी बंगले के छोटे से गेट में से गुजरकर बंगले के बरामदे के सामने खड़ी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बंगले का हुदूद तरबा क्या है। जाहिर है वहां मेरा कमरा भी होगा और मुझे उस कमरे की समत का इल्म नहीं था। मैं कस्तन अपनी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता के पीछे चलने लगा ताकि वो खुद ही मेरे कमरे की तरफ ले जाएं, और ऐसा ही हुआ। बंगले के अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आमने सामने 3 कमरे थे। पीछे भी एक छोटा सा लॉन जिसके बरामदे में किचन और बाथरूम थे। मेरा कमरा अकबी बरामदे में बाथरूम के साथ ही था। माता जी ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, पुत्र किशन भगवान की दया से तू फिर अपने कमरे में आया है। ठहर मैं भगवान की मंगल धन की आरती उतारती हूँ। और माता जी ने वहीं खड़े खड़े मंगल आरती गानी शुरू कर दी। कृष्णा कुमारी किचन से सरसों का तेल ले आई। सुजाता मेरे करीब ही खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सांवली दराज कद की लड़की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी। बाल भी काफी लंबे थे और साड़ी में वो कोई देवी लग रही थी। खुदा खुदा करके मुझे अपने, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के कमरे में जाने का मौका मिला। मैं जाते ही पलंग पर गिरा और कहा, माता जी मुझे नींद आ रही है। मैं सुजाता को बुलाते हुए झिझक महसूस कर रहा था, जबकि ये झिझक इन लोगों के माहौल के मुताबिक अजीब और गैर मानूस थी। आखिर मेरी बहन कृष्णा कुमारी ने कही दिया कि किशन भैया तुम सुजाता से नाराज हो क्या? मैंने जल्दी से कहा, नहीं तो। कृष्णा बोली, तो फिर तुमने उससे बात क्यों नहीं की? चलो माता जी से आराम करने दो, अपने भैया के लिए मैं रात का भोजन खुद बनाऊंगी। हाँ कृष्णा बहन, मैंने एक मुद्दत से बघारे बैंगन नहीं खाए। और वो मुस्कुराती हुई माता को लेकर बाहर चली गई। उनके जाते ही सुजाता ने मुंह बना लिया और नाराजगी के लहजे में बोली, लगता है तुम्हें पाकिस्तान में किसी से प्रेम हो गया है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सुजाता तुम्हें क्या मालूम कि मैंने कठिन दिन वहां गुजारे हैं, मगर तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं भुलाया। मैंने सुजाता के कांधे पर हाथ रख दिया
वो कुछ सिमट गई। अचानक मुझे अपने बॉस की हिदायत याद आ गई कि मुझे सुजाता से अपने ताल्लुकात को एक खास हद तक ही महदूद रखना होगा। उससे ब्याह की बात को भी किसी न किसी बहाने से टालते जाना होगा। और ये बात थी भी बड़ी मुनासिब। सुजाता से बेतकल्लुफी जहाँ बराह रास्त शादी का मतलब मेरी तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कंबल ऊपर करते हुए कहा, सुजाता। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन, तुम मुझे कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई।